हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए रसायन विज्ञान के जो टॉपिक है आपका परमाणु संरचना, इसके सारे प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का जो पहला प्रश्न है यह है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व होता है उस तत्व के परमाणु में 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो चीज़ पाए जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ से पूछा गया है कि इसमें से कौन से जो एलिमेंट्स है जिसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो नहीं होता है। जैसे पहला ऑप्शन जो दिया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तीनों जो होता है वह 8 होता है। तो इसमें तो आपका पाया जाता है ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों पाया जाता है। वैसे ही बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में भी अगर हम बात करें यहाँ से तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी संख्या जो होता है वह 7 होता है। ठीक है, वैसा ही हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया हुआ आपका यहाँ से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 1 होता है और इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो होता है वो पाया जाता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वह नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा किसमें, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है आपका यही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न यहाँ है आपका, यहाँ पर ये पूछा गया आपका 2024 के जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है या फिर जे थॉमसन है। तो अगर हम बात करते हैं परमाणु मॉडल का, तो परमाणु मॉडल सबसे पहले प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपका जे थॉमसन थे। ठीक है, इन्होंने 1898 ईस्वी में, ठीक है, 1898 ईस्वी में तरबूज मॉडल भी इसको बोलते हैं, सबसे पहले इन्होंने प्रस्तावित किया। उसमें बताया कि जो भी परमाणु होते हैं वह गोलाकार होते हैं और उसमें पूरा का पूरा जो होता है धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। मतलब इन्होंने बताया था 1898 ईस्वी में, कौन, जे थॉमसन, जो परमाणु होता है वह पूरा का पूरा क्या होगा, ऐसे गोलाकार होता है तरबूज के समान और इसमें जो आपका लाल वाला भाग होता है तरबूज का, ऐसे पूरा का पूरा जो होंगे ये वितरित रहता है प्लस, और उसमें जो आपका बीज होता है उसी के समान इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह धंसे हुए रहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन के भांति जो होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं। ये बताया था जे थॉमसन ने 1898 ईस्वी में और इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जे थॉमसन करेक्ट यहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है आपका ये 2024 के बीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या किस नियम के द्वारा होता है? ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा हम लोग जो नियम यहाँ पे दिया हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संघटन के नियम या रेडियोधर्मिता के नियम या बहु अनुपात के नियम, इनमें से किस नियम को आसानी से जो होता है इसको मतलब कि सफलतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है? तो देखिए, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है
उस परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे यहाँ से, तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी वह सफलतापूर्वक व्याख्या उन्होंने किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं स्थिर संगठन के नियम, तो स्थिर संगठन के नियम का भी व्याख्या जो होता है इस सिद्धांत के द्वारा आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पे बहु अनुपात का नियम, बहु अनुपात के नियम का भी व्याख्या यहाँ पर हो जाता है। रेडियोधर्मिता जो है, रेडियोधर्मिता नियम का व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ से आपका 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर। तो सी नंबर ऑप्शन में 1, 2 और 4 जो है आपका यहाँ से करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से सी जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न। ये जो है आपका जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था उनमें ये पीजीटी के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ से कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है? ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी आपका परमाणु है, उस परमाणु के रासायनिक गुण को परिवर्तित नहीं करना है और उसमें कौन से ऐसे कण है जिसको जोड़ दिया जाए तो उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया है, दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉन दिया है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका प्रोटॉन है, उसके बाद एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए, प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर घटाते बढ़ाते हैं तो यहाँ से एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो रासायनिक गुण वहाँ से बदलना ही बदलना है। इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह जो धात्विक गुण होता है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो विद्युत उदासीनता होता है उसको कायम रखता है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो उसमें जो उदासीनता होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी रासायनिक गुण को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई आवेश वगैरह कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग जोड़े घटाएं तो कोई परिवर्तन खास रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, भार कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि कभी किसी भी हम लोग परमाणु में क्या करते हैं, परमाणु के नाभिक में अगर हम न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ से? अगला प्रश्न है यहाँ से 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, ये भी जो है आपका 63वीं बीपीएससी के जो प्री एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। मतलब कोई परमाणु है, उस परमाणु के केंद्र जो होता है उस केंद्र में जो भी धनावेशित हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो भी परमाणु है, परमाणु के केंद्र को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोलिए या इसको क्या बोलिए, इसको बोल सकते हैं नाभिक। ठीक है, तो जो भी होता है उसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं या उसको क्या बोल सकते हैं, नाभिक बोल सकते हैं। अगर यही वहाँ पे कौन पूछता है, हिस्सा पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे धनावेशित हिस्सा को क्या बोलते हैं, तो हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी कि उसके केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। सही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर वही बोलते कि धनावेशित कण को क्या कहा जाता है, तो धनावेशित कण जो होगा आपका प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर जो बीपीएससी ने इसका आंसर माना है वो न्यूक्लियस माना है। न्यूक्लियस होगा भी, हिस्सा पूछा गया है, धनावेशित हिस्सा तो आपका केंद्र पर आता है और केंद्र को ही बोलते हैं हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है? ये जो है आपका 44वीं बीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें 2000 में, उसमें जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु नाभिक के अव्यय है, मतलब कि कोई भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक का अव्यय कौन है? तो देखिए, परमाणु के नाभिक के अव्यय के बारे में हम बात करते हैं। तो परमाणु के नाभिक के अव्यय, अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं ना जल्दीबाजी में कि परमाणु क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि हाँ अव्यय पूछा है। तो अव्यय जनरली परमाणु का अव्यय 3 होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे पूछा है नाभिक का अव्यय। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। नाभिक
का हम बात करते हैं तो जो परमाणु का केंद्र होता है, नाभिक होता है, वहाँ पे 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 कण जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। कौन-कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2 कण जो होंगे नाभिक पे रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको चारों तरफ जो होता है चक्कर लगाते हुए रहता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन जो होगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ये भी जो है आपका बीपीएससी ट्री 3 का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, जुलाई 2024, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। टीचर एग्जाम में जो है एक प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक है, कौन से उप परमाणविक कण जो है उसका द्रव्यमान नगण्य होता है। ऑप्शन दिया है आपका न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक से अधिक और कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का भार जो होता है वो हम लोग जिसको काउंट कर सकते हैं, वैसा ही प्रोटॉन का भार जो होता है इसको भी हम लोग देख सकते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार लगभग लगभग जो होता है वह एक समान होता है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन वही बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो काफ़ी नगण्य के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का हम बात करेंगे तो ये जो होता है 9 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है 9 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम जो होता है, ये देखने को मिलता है एक इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का भार जब इतना कम होता है तो जिसको 9 के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका 67वीं बीपीएससी प्री का जो एग्जाम होता है 2022 में, उसमें एक प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। पहला आपको यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। अब क्वेश्चन को समझना है। देखिए, परमाणु वास्तव में उदासीन होता है इसी कारण कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो बराबर होता है, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है? जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो ये हो गया आपका परमाणु का नाभिक। ठीक है, तो ये जो नाभिक होगा, इस नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो पहला ऑप्शन बोला है कि नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो पहला ही जो ऑप्शन है आपको यहाँ से गलत है, तो ऑप्शन आपका ए ही होगा आपका करेक्ट। लेकिन देखते हैं आगे अगला जो प्रश्न है उसको भी थोड़ा सा, अगला जो आपका ऑप्शन दिया है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको नगण्य माना जाता है, और इन पे ये ऋणावेशित होते हैं, मतलब इसमें माइनस आवेश रहता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेशित रहता है, वो प्लस रहता है। तो ये आपका सही बात बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन जो दिया है कि परमाणु संख्या एक तत्व के प्रोटॉनों की संख्या है, तो बिल्कुल बात सही है कि कोई भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उसमें जितना प्रोटॉन उपस्थित रहता है वह उसके परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर है और पी जो होता है आपका प्रोटॉन, ये दोनों के दोनों जो है वो इक्वल देखने को मिलता है। ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन जो है आपका समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में और कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग होता है, तो ये भी बात जो है वो आपका सही दिया। यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ से गलत है, और इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। ये प्रश्न क्या कहता है? ये जो प्रश्न है आपका 67वीं जो बीपीएससी री एग्जाम हुआ था 2022 में, इसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, जो हम लोग आगे देख चुके हैं। तो देखिए नाभिक अब पूछ रहा है यहाँ पर, तो नाभिक में हम बात करेंगे तो नाभिक में क्या क्या रहेगा।
तो नाभिक में रहेगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और परमाणु के मूल कण अगर पूछता केवल, तो परमाणु के मूल कण क्या हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 10 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये अगला प्रश्न जो है आपका 65वीं बीपीएससी के जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। प्रश्न है आपका कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। मतलब कोई आपका एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितना दिया है, 18 दिया है। और जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या दिया है आपका 20। तो आपको यहाँ से बताना है कि उस परमाणु का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो चूंकि द्रव्यमान संख्या जो होता है जनरली हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जब 18 दिया है तो यहाँ से जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए प्रोटॉन की संख्या भी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18। तो प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 20। तो अगर हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या के लिए कितना, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा आपका 18 और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा वो आपका 20। तो टोटल कितना निकल जाएगा यहाँ से, 38 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो चीज़ आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 18 था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन भी जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन जो है आपका 20 दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो आपका द्रव्यमान संख्या वो चीज़ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो 38 आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी जो है आपका 67वीं बीपीएससी के जो प्री एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न क्या है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है, वही चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ से दिया हुआ है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग, यानी कि न्यूट्रॉन एन और प्रोटॉन पी, ये होगा। या दूसरा प्रश्न दिया है आपको यहाँ से, दूसरा ऑप्शन कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमान, ये इसके द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। या हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, ये होगा। या हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, या कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए, नाभिक की द्रव्यमान संख्या का बात अगर पूछा जाता है यहाँ पर, तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका ए जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस पहले प्रश्न में भी हम लोग चर्चा डिटेल रूप से इसका करे थे, ठीक है। यानी कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या का बात किया जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ये जो है आपका 66वीं बीपीएससी के जो प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या का बात करेंगे तो यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से लिख चुका है कि इसका ये जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या वो कितना दिया है, 94। और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना दिया हुआ है आपका, तो ये दिया है 242। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। जस्ट हम लोग देखे थे ना यहाँ से कि जो ए बराबर होता है वो होता है क्या चीज़, पी प्लस एन। तो यहाँ से अगर हम लोग को एन निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए माइनस पी। और ए की जो मान दिया है वह दिया है 242, और जो आपका पी का मान दिया है वो दिया है आपका 94। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो हो जाएगा 148 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 148 जो होगा आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना था और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से हम लोग माइनस कर देते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ से 242 दिया था और यहाँ से प्रोटॉन की संख्या 94 दिया था, तो जैसे माइनस करें तो 148 जो होगा हम लोग का यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का 13 नंबर। ये जो है आपका 66वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है। मतलब कौन से जो कण है जिसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, रहित का मतलब नहीं होना। ठीक है, देखिए अल्फा कण का बात करते हैं तो अल्फा कण में जो होता है आपका आवेश पाया जाता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन तो जानबे करते हैं कि ये ऋण आवेशित होता है, इसमें भी आपका आवेश पाया जाएगा। हम बात करते हैं प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में भी आपका प्लस आवेश जो होता है पाया जाता है, ये भी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। वैसा ही आपका न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, तो ये जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे जीरो आवेश होता है, कोई आवेश इस पे नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि किन्होंने मतलब कौन किया था इसका खोज, तो जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रखेंगे जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। अगला प्रश्न जो है आपका 68वीं बीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था 2023 ईस्वी में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, जो ऑप्शन आपको दिया है कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, इनमें से कौन सा जो है वो रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित एक कण है जो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो मतलब इसमें से बताना है कि कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, इसमें से कौन सा जो होगा आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए यहाँ से जो अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अल्फा जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर आपको यहाँ से पूछ जाएगा कि अल्फा बनता कैसे है, तो देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जब मिलता है तब जो होता है क्या होता है, अल्फा किरण का निर्माण होता है। ठीक है, अल्फा किरण का निर्माण होगा और ये क्या होगा, इसमें प्रोटॉन होने के चलते जो होता है ये होता है आपका धनात्मक। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था यही हो जाएगा आपका। वही हम बात करते हैं बीटा किरण का, तो बीटा किरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है बीटा किरण में, इसके चलते ये जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। और वो कैथोड किरण का बात करते हैं तो वास्तव में ये जो होता है कैथोड, नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें ये क्या होता है वास्तव में, कि ये जो होता है एक ट्यूब होता है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है, और ये जो भी होता है आपका ऋणात्मक होता है। यानी कि कैथोड किरण ऋणात्मक होगा, बीटा किरण में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये भी जो होता है ऋणात्मक होता है। और अल्फा किरण का बात करते हैं तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, जिसके चलते ये जो होता है आपका धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। ये जो है आपका 2022 के 67वीं बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किसमें, प्रोटॉनों की संख्या में, कि द्रव्यमान की संख्या में, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, कि परमाणु की संख्या में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए समस्थानिक का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, समस्थानिक वही कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, समान परमाणु संख्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसमें जो भी द्रव्यमान संख्या होता है वह अलग अलग हो। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, समस्थानिक हम उसको बोलते हैं जिसमें
परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है वह अलग अलग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन अलग अलग होता है, तो कौन अलग अलग होगा, इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, ठीक है। और परमाणु इसमें समान कौन रहता है, तो इसके जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है, जो परमाणु संख्या होगा वो परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, ठीक है। परमाणु संख्या जो होगा ये समान होगा, और अलग अलग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। वही अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर द्रव्यमान संख्या बराबर है और परमाणु संख्या अलग अलग है, तब उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग समभारिक, ठीक है। उसको क्या बोलते, समभारिक बोलते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपका समस्थानिक का, तो समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या जो होता है वह अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम जो हुआ था आपका 2018 ईस्वी में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। प्रश्न है आपका कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है वो किसके संघात के कारण होता है, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के, या दोनों, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नाभिक में हम बात करते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, और नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसमें न्यूट्रॉनों को ही तोड़ा जाता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन को ही तोड़ते हैं। नाभिक में खास करके न्यूट्रॉन जो होता है उसी का विखंडन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, इसका बमबारी करके जो होता है यहाँ पर नाभिक को तोड़ा जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये जो है आपका 53 से 55 जो बीपीएससी आपका हुआ था 2011 में, वहाँ से ये जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया है। उसमें प्रश्न है आपका कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार के जो परमाणु होता है वो निम्न में से किस में मिलता है। ऑप्शन जो दिया है आपका यहाँ से खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक प्रकार के परमाणु, अगर खनिज यौगिक का बात करते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के आपका एलिमेंट्स होंगे, तो जब तत्व अलग अलग आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं तो उसमें आपका परमाणु भी जो होगा वो अलग अलग मिलेगा। खनिज मिश्रण का बात करते हैं, यही बात यहाँ पर भी वही है कि इसमें भी अलग अलग कंपाउंड होंगे तो उसके परमाणु भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे। प्राकृतिक तत्वों का बात करते हैं, जो तत्व होगा तो तत्व में एक ही प्रकार के जो होते हैं परमाणु देखने को मिलते हैं। जैसे मतलब हम बात करते हैं यहाँ पर ये आपका फेरस हो गया, लोहा हो गया, तो इसमें आपका जो भी हम लोग बात करते हैं रिंगन, इसमें जो भी आपका परमाणु होगा सभी के सभी एक ही प्रकार का होगा। या फिर कोई भी अगर नेचुरल तत्वों का भी हम बात करते हैं, ठीक है, कोई भी नेचुरल तत्व जैसे मतलब ऑक्सीजन ही हो गया, तो ऑक्सीजन में क्या है कि आपका टोटल के टोटल जो भी आपका इसमें परमाणु देखने को मिलेगा वो सबके सब क्या होंगे आपका, तो उसमें हीलियम हो गया, ठीक है। इसमें भी जो होगा आपका टोटल मतलब कोई भी अगर हम तत्वों का बात करते हैं तो तत्वों में जितने परमाणु होते हैं वो सभी एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही जैसा जो होता है सभी के सभी परमाणु देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। ये जो आपका 45वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था प्री का 2002 ईस्वी में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, किस में जो होता है ऋणात्मक आवेश देखने को मिलता है। तो देखिए ऋणात्मक आवेश हम एक्स किरण में देखते हैं, अल्फा किरण में देखते हैं, बीटा किरण में देखते हैं, या फिर गामा किरण में देखते हैं। तो इसका तो हम लोग जस्ट पहले ही देखे थे कि यहाँ पर जो होगा आपका बीटा किरण, ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो बीटा किरण होगा, बीटा किरण में जो होता है आपका ऋणात्मक आवेश देखने को मिलता है, ठीक है। बीटा किरण जो होगा ऋणात्मक आवेश देखने को मिलता है, और ये सभी के सभी जो होते हैं अल्फा बीटा गामा का बात करते हैं तो ये जो होते हैं आपका ये क्या होते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ होते हैं उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो होता है वह निकलते हैं। इसमें हम बात करते हैं अल्फा किरण का, तो अल्फा किरण जो होता है ये धनात्मक होता है। गामा किरण का बात करते हैं तो गामा किरण जो होता है उदासीन होता है,
और यहाँ से जो बीटा किरण का बात करते हैं तो बीटा किरण जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। क्लियर है? तो चलिए क्लियर है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ से। 19 नंबर प्रश्न का बात करेंगे तो ये जो है आपका 45वीं बीपीएससी के जो प्री एग्जाम हुआ था 2002 ईस्वी में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होता है धातुओं के लिए होता है। जनरली तौर पे आपको याद रखना होता है ये चीज़ कि जो भी धातु होते हैं, धातु की अगर हम लोग बात करते हैं बाह्य कक्ष में, ठीक है, तो बाह्य कक्ष में जो होता है 1 से लेकर के 3 तत्व देखने को मिलता है, वो धातु के अंतर्गत आता है। जैसे हम पहले तत्व का बात करते हैं 2 और 8 है, यानी कि ये इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा और ये 10 जो होता है क्या होता है आपका नियॉन होता है, जो निष्क्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, वैसा ही दूसरे का बात करते हैं यहाँ पर ये 17 है आपका, 17 यानी कि क्लोरीन, ये भी जो आपका क्या होता है गैस होता है और ये अधातु होता है। वैसा ही 2 8 8 8 मतलब ये हो जाएगा आपका 18, 18 जो होता है ये होता है आपका आर्गन का और ये भी जो होता है निष्क्रिय तत्व होता है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 22, 2 8 और 8 और 2, तो ये जो जाएगा आपका यहाँ से 20 हो जाएगा। 20 जो होता है आपका कैल्शियम का होता है और कैल्शियम जो होता है वो क्षारीय मृदा तत्व होता है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका धातु जो होगा क्षारीय मृदा धातु जो होता है देखने को मिलता है आपका 20 कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर अगर आपको इसको जनरली तौर पे याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखते हैं तो बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो है आपका धातु है। तो चलिए देखते हैं आगे अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 20 नंबर। ये जो बीपीएससी थ्री 3 का एग्जाम हुआ था टीचर वाला जुलाई 2024 में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, यानी कि नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, यही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया। तो बहुत सिंपल प्रश्न है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ से करेक्ट दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 21 नंबर। 21 नंबर हम बात करें तो ये आपका 45वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2002 में हुआ था, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। मतलब कहा है इसमें कि जो प्रोटॉन है प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको निकालने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर दिया था। ये जो फॉर्मूला होता है ए बराबर एन प्लस पी, तो यहाँ से एन की संख्या हम बात करें तो 2 है और पी की संख्या भी जो है वो आपका 2 है, तो टोटल आपका ए की संख्या कितना निकल जाएगा, तो ए की संख्या जो है आपका 4 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका द्रव्यमान संख्या पूछा है द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा आपका 4 और नहीं कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से वो चीज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर। 23 नंबर जो 41वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था 1996 में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, मतलब कि आइसोटोप उसको बोलेंगे जिसके नाभिक में क्या बराबर होता है क्या बराबर नहीं होता है, वही प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ से कि न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटोनों की संख्या भिन्न होती है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या भिन्न, यही क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोटोनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या जो होती है वह भिन्न होती है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग आइसोटोप का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है
कि प्रोटॉन की संख्या समान होता है। प्रोटॉन की संख्या बोले तो आप सीधा कह सकते हैं इसका परमाणु संख्या, ठीक है। ये कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि जो परमाणु संख्या है वो क्या होता है आपका समान होता है, ठीक है। परंतु जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ये न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है आपका असमान होता है। तो ये आपको ऑप्शन जो बी दिया है कि प्रोटॉनों की संख्या वही होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइसोटॉप्स का हम बात कर रहे हैं तो आइसोटॉप्स में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है, यानी कि परमाणु संख्या समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या किसके कारण भिन्न होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में असमानता के कारण, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है, ठीक है। ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। ये जो आपका बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम 2022 में हुआ था, प्री एग्जाम, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि कुलाइड कण के आकार की सीमा होती है। जो कुलाइड होता है, कुलाइड के कण का आकार कितना होता है, वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ से ऑप्शन दिया है कि 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर। दोनों ऑप्शन यहाँ से सेम है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -12 मीटर। और चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पे 10 के पावर -5 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी कुलाइडी कण होता है, तो कुलाइडी कण का जब सीमा का बात करते हैं तो ये जो होता है 10 के पावर -9 मीटर से लेकर के 10 के पावर -6 मीटर के बीच, ठीक है। तो इसका जो सीमा होता है कुलाइडी कण का, ये 10 के पावर -9 मीटर से लेकर के 10 के पावर -6 मीटर, जो कि ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आप यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आंसर इसका कितना हो जाएगा कि 10 के पावर -9 मीटर से लेकर के 10 के पावर -6 मीटर के आसपास, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर का हम बात करते हैं तो ये जो है आपका बीपीएससी सीडीपीओ का जो प्री एग्जाम हुआ था 2022 में, इसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। प्रश्न है आपका कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। जो परमाणु आधुनिक परमाणु का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो किसके द्वारा जो है वो प्रस्तावित विधि पर आधारित है। वो बोर के द्वारा है, या बर्जिलियस के द्वारा है, डाल्टन के द्वारा है, थॉमसन के द्वारा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए आधुनिक परमाणु के प्रतीक का बात करते हैं तो जो बर्जिलियस थे, ये बर्जिलियस के द्वारा जो है ये प्रस्तावित है, ठीक है। बर्जिलियस के द्वारा जो भी विधि दिया गया था उसी के आधार पर जो होता है ये संकेत या बोल सकते हैं आप प्रतीक जो होता है वो चीज दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बर्जिलियस के द्वारा जो भी प्रस्तावित विधि है उसके द्वारा ही जो होता है ये चीज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर क्या कहता है, ये 25 नंबर का हम बात करते हैं तो जो आपका बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था आपका पीजीटी का 2023 में, उसमें ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। किस तत्व की परमाणु संख्या जो होता है सबसे बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या का, तो परमाणु त्रिज्या हम लेफ्ट से राइट, जो पीरियोडिक टेबल है पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कम होता है, घटते जाता है। और वही हम लोग अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिथियम दिया है, तो लिथियम का हम बात करते हैं तो इसका जो परमाणु त्रिज्या होता है वो लगभग 182 पिकोमीटर होता है, ठीक है। 182 पिकोमीटर के आसपास होता है। बेरिलियम का बात करते हैं तो बेरिलियम का जो होता है वो 153 पिकोमीटर के आसपास होता है। वही हम बोरॉन का बात करते हैं तो बोरॉन जो होता है वो 192 पिकोमीटर के आसपास होता है। तो पूछा यहाँ पे सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, यहाँ से बोरॉन का हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो होगा आपका यहाँ से बोरॉन का हो जाएगा। तो बोरॉन का कितना होता है, तो बोरॉन का होता है यहाँ से 192 पिकोमीटर के
आसपास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ये प्रश्न जो है स्कूल टीचर हेडमास्टर के जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु के एनवे स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु के एनवे स्थिर कक्ष का अगर हम अगर अर्धव्यास का बात करते हैं तो उस किसके समानुपाती होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस का बात करें तो रेडियस जो होता है ये समानुपाती होता है आपका एन स्क्वायर का, ठीक है। तो रेडियस से ही तो आपका अर्धव्यास, अर्धव्यास बोले या रेडियस बोले एक ही बात है। तो ये जो होता है रेडियस वो एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आज जो भी एटॉमिक नंबर से संबंधित जो भी प्रश्न जो था बीपीएससी के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया था, उसको हम लोग एक एक करके आसानी से समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक्स से जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है वो सारे को एक जगह इकट्ठा करके फिर अगले वीडियो में हम लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।